नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप जैसा कि देख रहे हैं कि आज ये जो समय है चर्चा, तीसरा एपिसोड हम करने जा रहे हैं। और तीसरे एपिसोड का विषय है, क्या खतरे में है परिवार, विवाह और प्रेम। और मैं मंजुला श्रीवास्तव पतिगामिनी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज की चर्चा बहुत विशेष होने वाली है। और इस विशेष चर्चा में हमारे जो दो मुख्य हमारे स्टूडियो के मेहमान हुआ करते तो आज भी हैं, आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और आदरणीय पुलकित अरोड़ा साहब। आप दोनों हमारे पुराने दो एपिसोड से लगातार निरंतर आ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और आपके साथ हमारी नई अतिथि, नई मेहमान नीरज शर्मा जी, वनिता पब्लिकेशन की निदेशक, हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं। आपके विचारों से हमें अवगत होना होगा और चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले हम बता दें कि पुष्पा का आदरणीय पुष्पा खांडा जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दी आपका। पटल के इस पार और उस पार जितने लोग भी जुड़ेंगे सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं बात को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा नीरज जी का परिचय देना चाहूंगी, क्योंकि आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और अरोड़ा साहब को सभी जानते हैं और पिछले 2 बार से आ रहे हैं। और जरूरत नहीं हमें किसी ब्रांड नेम को परिचय देने की, तो परिचय पहले भी सब लोग जानते हैं। आदरणीय नीरज जी, श्रीमती नीरज शर्मा जी आपका पूरा नाम है, लेकिन आपका साहित्यिक नाम डॉक्टर नीरज सुधांशु जी है। आप बेसिकली तो लखनऊ से हैं, लेकिन आप वनिता पब्लिकेशन भोपाल से की निदेशक हैं। आप विशेष रूप से 40 वर्षों से प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रही हैं, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। आप पुस्तक प्रकाशन का कार्य भी करती हैं। आप लेखन भी आपका विशेष स्थान रखती हैं। लेखन में भी कविता, गीत, दोहे, गजल, लघु कथा, कहानी, निबंध, व्यंग्य, मेडिकल लेखन व मेडिकल लेखन भी करती हैं। आपका यूट्यूब भी है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपके बारे में अगर हम पढ़ना पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रकाशित कृतियां हैं आंसू, लावनी, ताटन, छंद पर आधारित 111 सचित्र मुक्तक, निशब्द नहीं मैं लघु कथा संग्रह हिंदी व मराठी में, विभिन्न राष्ट्रीय व अनेक क्षेत्रीय पत्र पत्रिकाओं में अनेक बार कविता इत्यादि का प्रकाशन होता रहता है। 40 से अधिक संकलनों में रचनाओं का प्रकाशन आपका हो चुका है। आप आकाशवाणी नजीबाबाद से नियमित रूप से महिला जगत, स्वास्थ्य चर्चा एवं स्वास्थ्य सलाह कार्यक्रमों में वार्ताओं का प्रसारण करती रहती हैं। तो आप वार्ता के लिए आपको आमंत्रित किया गया। उम्मीद है कि आज की वार्ता बहुत अच्छी होने वाली है। एक से एक वक्ता हमारे इस मंच से जुड़े हुए हैं। तो नीरज जी का आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रथम बार आप हमारे मंच पे आई हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि आज का जो विषय है पुनः एक बार मैं दोहराऊंगी, क्योंकि काफी लोग जुड़ चुके हैं, किसी को पता है किसी को नहीं पता होगा। तो पुष्पा कान्याल जी, आप सबको प्रणाम कह रही हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम सबकी तरफ से। ज्यादा समय ना लेते हैं, बताओ कि ये जो समय है चर्चा 3 में, खतरे में है क्या क्या खतरे में परिवार, विवाह और प्रेम, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि परिवार में, समाज में जो परिवर्तन, परिवार में, समाज में, विवाह को लेकर, प्रेम को लेकर जो परिवर्तन, जो सोच, जो मानसिकता पिछले करीब 100-200 सालों में हुआ करते थे, अभी 10 सालों में ही हुए दिखाई पड़ रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। जिसके कारण एक विकट परिस्थिति सी समाज में पैदा हो गई है। हम लोगों के लिए लगता है, पता नहीं युवा पीढ़ी के लिए है कि नहीं, लेकिन युवा पीढ़ी परेशान दिखती है हम लोगों को, तो हम लोग को लगता है कि विकट परिस्थिति पैदा हो गई है। तो मैं इसमें आपको आमंत्रित करते हुए कहना चाहूंगी कि परिवार में जो रिश्ते हैं वो बदलाव के कगार पे हैं। सोच बदलाव के कगार पे है, मानसिक स्थिति बदलाव के कगार पे है। बहुत बुरी तरह से उथल पुथल मचा हुआ है। तो क्या ये जो हमारी नई पीढ़ी की सोच है, मानसिकता है, समझ है, क्या वो हमें या जो अलग अलग सोच रखने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, क्या उनके कारण क्या ऐसा लगता है कि ये जो स्थितियां ये टेम्परेरी है, या समाज के नींव के हिलने का संकेत है? ये टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए है, अस्थायी,
कि चलो भाई थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, या कुछ एक्सपेरिमेंट है, इस तरह की चीजें हो रही हैं क्या हमारे समाज, परिवार, विवाह और प्रेम को लेकर के। लेकिन अभी क्या है कि क्या ऐसा लगता है कि कोई ये समाज के नींव को हिला देने वाली कोई संकेत है, कि हमारे भविष्य के लिए कोई एक खतरे का संकेत है ये। बहुत, क्योंकि इधर काफी समय से काफी घटनाएं देखने को मिली, जैसे चर्चा हम 2 बार से करते आ रहे हैं, पिछले 2 बार से इन चर्चाओं पर हम प्रकाश डालते आए हैं। तो एक गहरे मानसिक मनोविकार का परिणाम है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, या बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, पीढ़ी नहीं समझ पा रही है, या इसके कारण मूलभूत रूप से रिश्तों में भी अविश्वास और हिंसा का प्रवेश कर गया, ऐसा हमें लगता है। आप लोगों को लगता है क्या? मुझे लगता है कि रिश्तों में भी अविश्वास और हिंसा मूलभूत रूप से प्रवेश कर चुका है। एक तरफ तो परिवार और विवाह को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए ही हो रहे हैं, हुए नहीं, हो रहे हैं, होते जा रहे, दिन पर दिन होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी बिल्कुल अलग सोच रखती है, उनके लिए प्रश्न चिन्ह है कि नहीं। ये कॉम्प्लेक्स स्थिति, सिचुएशन जो पैदा हुई है समाज में, विवाह को लेकर, परिवार को लेकर, प्रेम को लेकर, जो हमें दिखाई दे रहा है, हम क्या सही विषय पर आज बातचीत करने के लिए बैठे हैं? आप लोगों का क्या कहना है? मैं चाहूंगी कि आदरणीय वाजपेयी सर शुरू करें, क्योंकि शुरुआत से, प्रथम एपिसोड से आप आए हैं, और पता है क्या क्या बात हो चुकी है, और क्या क्या आगे हमें बढ़ाना है। और आपका स्वागत है सर, आइए और बात को आगे बढ़ाइए। मैंने अपनी शंका और संकेत इशारा कर दिया आपकी तरफ, आप आगे बढ़ाइए जी। बात को। जी, हाँ जी धन्यवाद, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका, और डॉक्टर नीरज का स्वागत है। बिलकेंद्र जी तो पिछली बार भी कार्यक्रम में थे और लोगों ने बहुत बहुत सारी बातें की थी, परिवार को लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई थी। खतरे में तो यकीनन है, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर उसको रेखांकित करना शुरू करें तो वो जिस तरह संयुक्त परिवार, इसको एक तरह से समझिए कि हम पिछला जो कुछ कर चुके हैं उसका भी एक आकलन हो जाएगा कि संयुक्त परिवार का टूटना ये भारत के लिए सबसे भयानक जो है एक कारण है। और अब संयुक्त परिवार सिर्फ मतलब अपवाद के तौर पर ही बचे हैं। जितने बचे हैं वो सचमुच बहुत बहुत बड़ा वरदान है जो कि वो बचे हुए। वरना अब कहीं हो, गांव हो, शहर हो, कस्बे हो, अब संयुक्त परिवार तो एक विलुप्त, जैसे बहुत सारी चीजें विलुप्त हो रही भारत से वैसे तो, लेकिन ये संयुक्त परिवार की जो प्रणाली है वो भी विलुप्त हो रही है। और उसी के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। और उसमें जो जिस तरह हमारा औद्योगिकरण हुआ, वो जिस तरह से लोग बिखर गए, दूर दराज, बहुत सारे, कितने लाखों लोग पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहे हैं और लाखों लोग रोजगार के लिए विदेशों में जा रहे हैं। तो एक पूरी और जो गांव है वो कस्बों में जाते हैं, फिर कस्बों से नगर में, फिर नगर से महानगर, वो माइग्रेशन क्रमवार चलता ही रहता है, जिसकी जहां तक पहुंच हो, जिसकी जहां तक ये उस सारे संकट के दौरान सर अब आवाज वो नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही। रही। आ रही आवाज। मुझे तो अच्छा, मैं तो नॉर्मल बोल रहा हूँ जैसे बोलते हैं। जी जी आ रही हाँ, है, आ रही क्लियर है, आ रही ठीक है। है, ठीक, अब आ रही, अब आ रही, अब जी 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 जी। हाँ तो मैं, जी लेकिन मुझे को मिलने लगा, प्लीज आप लोग का म्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं तो मैं यही कह रहा था कि वो जिस तरह से माइग्रेशन हुआ है, गांव में ऐसे ऐसे गांव मिलेंगे आपको, खास करके पहाड़ों में, जहां पर बस कुछ लोग बच गए हैं, कुछ घर बच गए हैं, कुछ बूढ़े बच गए हैं, वरना वो गांव खाली खाली मिलेंगे आपको। तो ये लगातार इस तरह जिस तरह क्रम चलता जा रहा है। और अब वो, और अब सवाल ये कि जो बच्चा जो है, जो संस्कार ग्रहण करता था हमारे दादा दादी से, नाना नानी से, और उस संयुक्त परिवार व्यवस्था में, उसमें सब एक एक तो हिलमिल के रहते थे, हिल, तो वो वहीं से मिलजुल कर रहने का जो एक सिलसिला बनता था, उसमें चाचा हो, ताऊ हो, पिता तो जो जिस तरह का चलता था, पिता तो अपने बेटे को गिर जाए तो उठाते नहीं थे। वो अजीबो गरीब सी बातें हुआ करती थी। वो भी एक तरह की अति थी, खैर। लेकिन
चाचा, ताऊ, मामा, ये मतलब सब परिवार का एक बहुत, यानी वो जिनको हम कहते हैं कि जो निर्धारित करते थे एक बच्चे का भविष्य, उनमें इन सबकी भूमिका होती थी। और पहले जमाने में चूंकि शिक्षा जिस तरह हमारे भारत जब आजाद हुआ, उस तरह की स्थितियां जो थी लगा इतने, तब कॉलेज वो नहीं थे, तो ये तय था कि बच्चा बड़ा होता था तो वो जहां व्यवस्था हो पढ़ाई की, कॉलेज हो मतलब, तो वो वहां कहीं मतलब कहीं कोई ये नहीं, किसी को संकोच नहीं होता। आज महानगर में हमारे पास मेहमान आ जाए, क्योंकि उस तरह के साधन नहीं है, तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है महानगरों में। लेकिन वहां तो ये तय था कि बच्चा अगर मामा के पास है कॉलेज है तो वहां जाके पढ़ेगा, मौसी के पास जाके पढ़ेगा, बुआ के पास जाके पढ़ेगा, जो भी है। और वो बड़े मतलब उनको सबको रखते थे। तो कहने का मतलब ये कि जो हमारा एक समाज का, परिवार का ढांचा था, वो पूरी तरह बिखर गया, टूट गया। और विकृतियों की बात आप कर रही थी, विकृतियां तो अब इतनी है कि उनको क्या दोहराया जाए। जो खास करके महानगरों में और नगरों में जो स्थितियां हैं वो निरंतर जटिल होती जा रही हैं, जिसमें तरह तरह की बातें हैं। वो सब क्या दोहराएं कि समरिश्तों की मर्यादा तो खत्म हो रही है लगातार। और जो कुछ हम देख रहे हैं उसको मतलब उसको दोहराना भी शर्मनाक लगता है। और जिस तरह का अविश्वास बढ़, जो आप सोचिए महानगरों में जो प्राइवेट जासूस हैं उनका कारोबार, ये जो जिनसे शादी होने जा रही है उनकी जासूसी करने में, या पति पत्नी की जासूसी करा रहा, पत्नी पति की करा रही, उनका कारोबार ठप हो जाए अगर वो प्राइवेट जासूसों का, अगर ये सब ना हो। इतना अविश्वास जो आप कह रही थी, आपस में भरोसा नहीं है, इतने तलाक के मुकदमे, वो भी एक कारोबार बनता जा रहा है कि आप विवाह करिए और फिर वो आप झगड़िए कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 30 लाख चाहिए। वो कारोबार है, उसमें वकील आपस में ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं कि आप सीधे जो है मतलब उसमें जमानत भी ना मिले। वो तो वो आरोप लड़की नहीं, मतलब जो तलाक मांग रही वो नहीं लगाती, वो वकील तरह तरह की चीजें कृत्रिम लगा। तो हर तरह से, यानी कि आप कहें तो एक विखंडन की स्थिति हमें हर तरफ से मिलती है, वो किसी तरह का रिश्ता हो। अब यही है कि चिंता की बात सिर्फ इतनी है कि उन विकृतियों की चर्चा से ज्यादा जरूरी बात यह है कि हो क्या, क्या किया जाए, कैसे हस्तक्षेप किया जाए। हस्तक्षेप कौन करता है? हस्तक्षेप कर सकते हैं जो हमारे शिक्षक हैं, विद्यालय हैं। ये नहीं कि टेक्स्ट बुक में सब चीज नहीं आ सकती, लेकिन एक शिक्षक जो है वो, उनके पास एक बच्चे हैं तो उनको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, और सबसे, क्योंकि वो भी उनका एक दायित्व है, या तो वहां से हो सकता है जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो या आगे बढ़ के आए, वो कुछ इस तरह का करें, या सबसे बड़ी चीज है मीडिया। और मीडिया हमारे देश का इतना बचकाना, इतना वो, वहां पर तो आप गंभीर विषयों के लिए कहीं आपको गुंजाइश नहीं है किसी बात पर। आप, मैंने तो कोई चर्चा नहीं सुनी है, जो आप चर्चा करा रही हैं बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको मंजुला जी। लेकिन मैंने किसी चैनल पर इस तरह की कोई चर्चा नहीं सुनी है जहां पर ये जो कुछ परिवार व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है, या बुजुर्गों की जो समस्याएं हैं, या आपस के पति पत्नी के रिश्तों की जो समस्या, कोई हमने तो नहीं सुनी गंभीर चर्चा इस तरह की। कहीं छुटपुट कोई अपवाद के तौर पे हो तो पता नहीं। तो वो, और मीडिया ही सारी की सारी जितनी, वो मीडिया में, उसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, इतनी फूहड़ता, इतनी अश्लीलता फैलाई जा रही है। अगर, और दुर्भाग्य ये है कि कोई अश्लील कोई कंटेंट है तो उसके दर्शक हैं पता चला 15 लाख हैं, उसके शेयर जो है 3 लाख 5 लाख हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस अश्लील कंटेंट को अगर 10 लाख लोगों ने देखा है, तो क्या 10 लाख में 10 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनका दिमाग जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाए? इसलिए इतने सारे अपराध। और जो हमारे जो किशोर हैं, सबसे बड़ी चिंता ये है, किशोर जिस तरह से अपराध में लिप्त हैं आजकल, आप सोचिए, तो वो भी एक चिंता की बात है। कैसा मतलब भविष्य बना रहे हैं, कैसी युवा पीढ़ी निकलेगी, फिर आगे चल के वो जो देश को संभालेंगे वो किस तरह के होंगे। तो ये जो है, ये सब मैं नीरज जी के लिए, पिलकेंद्र जी के लिए, मतलब हम सब मिलके और आपके लिए बिंदु छोड़ रहा हूं कि संकट भयानक है, खतर, और प्रेम भी खतरे में है। अब वो भूल जाइए देवदास वाला जमाना, अब तो ब्रेकअप पे वो जो है मतलब एक सेलिब्रेट करने की चीज बन गई है कि मेरा वो क्या ब्रेकअप हो गया, गाना वाना चलता है। तो अब ये भी एक, देखिए दूसरा पहलू ये भी है कि आज जो है
हम साहित्य से भी कटे हुए हैं। ये क्या एक संयोग है कि 1000 जो टीवी चैनल भारत के होंगे उनमें से कहीं से भी कोई संगीत के कार्यक्रम नहीं आते। कुछ एक चैनल है, ठीक है, अपवाद के तौर पे, और पेड है ज्यादातर तो, लेकिन कहीं भी आप 1000 चैनल में कहीं लोक संगीत सुनने को मिल रहा हो तो बताइए, मुझे भी बताइए। कहीं सुगम संगीत मिल रहा हो तो बताइए, कहीं शास्त्रीय संगीत मिल रहा हो तो बताइए। तो अब ये जब हम साहित्य से कट गए, कलाओं से कट गए, और तो अब ठीक है, सिनेमा में कभी पिंक जैसी फिल्म भी आ जाती है, कभी वो, ठीक है, छुटपुट कुछ हो जाता है, लेकिन जो हो रहा है, जो कुछ बरस रहा है, बरसात जिसकी हो रही है, वो फूहड़ता की, एक अश्लीलता की, और जहां पर ये हमारे जीवन मूल्य टूटते हैं, अपवादों को छोड़ने विज्ञापनों पर आप आ जाए, कितनी संवेदनहीनता वहां पे फैलाते हैं वो लोग। अब उसमें से कुछ एक होते हैं जो बहुत उस तरह के बन जाए तो बन जाए। तो हर तरफ से जो है जो कुछ हो रहा है, जो हमारे मतलब क्या थे जीवन मूल्य जिनके लिए हम जाने जाते थे, आखिरी बात कह रहा हूं, कि वो जो एक भाईचारा, मेल जोल, प्रेम, करुणा, संवेदना, त्याग, परोपकार वगैरह वगैरह, वो सब का सब जो है वो सब छिन्न भिन्न हो गया है। अब कैसे कौन आगे आएगा? राजनीति में तो अब इस तरह की बातें होती ही नहीं है। राजनीति में तो सिर्फ अब ध्रुवीकरण है, और वो जो भी है सांप्रदायिकता और झूठ और घृणा, राजनीति पूरी इसी पर आधारित हो गई है। तो वहां पर हमारे जो सामाजिक रिश्ते हैं, सामाजिक चिंताएं हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं होती। तो ये संकट की स्थितियां हैं। बाकी आप लोग विद्वान लोग बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। जी, धन्यवाद। जी मंजुला जी। आवाज रिबाउंड हो रही है, आवाज इको हो रही है, फिर आ रही है आवाज। और मंजुला जी की आवाज तो आ नहीं रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमें अपनी आवाज दोबारा सुनाई दे रही। मेरी आवाज आई क्या? आवाज आई मेरी? हाँ, अब आ रही है। जी आई आई आई। बिल्कुल अब आई आवाज? आई? जब आप जी बोलते हैं बोलिए ना कि बोलिए। आवाज जी आई, तो वो वाली आवाज आती है। मंजुला जी आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करिए अपने को, बाकी लोग म्यूट कर लेंगे। जब मंजुला जी का माइक खुला होता है तो बाकी सबकी इको आती है। नहीं हो रहा है सर, मैं क्या बोलूं? नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही, बोलिए आप। अच्छा, मैं आ रही आवाज? अब आई आवाज? आई आवाज? आ रही है? नहीं आ जी रही? बराबर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, अच्छा, बिल्कुल आ रही है, ओके बराबर आ ओके। रही है। एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरा रुक गया है सब कुछ, कोई की किसी के मुंह में अब आई आवाज। यस बिल्कुल अब आ रही है, ठीक है। हाँ अब ठीक है, कंटिन्यू करें आप लोग, अरोड़ा साहब आप कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। इसी का सर के बात को लेकर आगे बढ़िए। अंडा पाटनी जी आ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंडा जी। और बीच में आपके मीनाक्षी जोशी जी आ गई हैं, सोनिया मिगलानी जी आ चुकी हैं, और हाँ पुष्पा कांत। आवाज इको हो रही, ये लोग भी कह रही हैं कूल दिखने का जमाना है, कूल दिखने का जमाना है, सोनिया जी कह रही हैं, हेमंत अग्रवाल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली बीच बीच में मेरे यहाँ रुक जा रहा है सब कुछ, तो आप मैं चाहूंगी कि इस बात को कंटिन्यू करते हुए नीरज जी, क्योंकि तिलकन अरोड़ा जी चले गए हैं, शायद उनका कुछ गड़बड़ है। नीरज जी आप आए और इस विषय पर अपनी बात रखें कि क्या खतरे में है परिवार विवाह और प्रेम, जैसा कि भूमिका तो बता दी है सर ने, तो आप कंटिन्यू करें इसको, है ना, क्योंकि मेरा कुछ कुछ हो रहा है गड़बड़ यहाँ से। जी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पथगामिनी के लाइव में मुझे आमंत्रित करने के लिए, और हमारे साथ जुड़े हुए विद्वानों को मेरा नमस्कार, सारे श्रोताओं को नमस्कार। देखा जाए तो ये वाकई में बहुत ज्वलंत विषय है आज का, क्योंकि प्रेम, विवाह और परिवार, इन तीनों पर ही हमारे समाज की धुरी है टिकी हुई। और सबसे बड़ी चीज तो विवाह की संस्था और परिवार है। जब परिवार ठीक होता है, विवाह संस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो प्रेम में तो समस्या आने की संभावना नहीं रहती है।
लेकिन अगर हम परिवार की बात करें तो आपने जो जो चीजें बताई, चूंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो हम लोग कोई बीमार आता है तो उसकी जड़ में घुसने की कोशिश करते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है, क्यों ये समस्या खड़ी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम इस चीज पे फोकस करते हैं तो एक तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बच्चे पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, गांव का बच्चा शहर में जा रहा है, शहर में आके कॉरपोरेट में कहीं नौकरी कर रहे हैं शहर के बच्चे, या शहर के बच्चे और विदेशों में जा रहे हैं यहाँ से। तो जिस माहौल में से वो निकल के आ रहा है और जिस माहौल में वो जा रहा है, तो उस माहौल में वो अपने आप को आत्मसात करने की कोशिश करता है या करनी पड़ती है। तो उस कोशिश में जो उसके अंदर, उसके कैरेक्टर में जो चेंजेस आते हैं, उसके विचारों में जो बदलाव आते हैं, वो कहीं ना कहीं जो उसका परिवार, शहर वाले बच्चे से का परिवार जो गांव में रह रहा है, उसके विचारों से वो तालमेल नहीं खाते। महत्वाकांक्षाएं हैं, सारी महत्वाकांक्षाएं ही हैं जो उसको वहां से ठेल कर वहां ले जा रही हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो आजकल जो आर्थिक मामलों में, पारिवारिक से ज्यादा आर्थिक चीजों पे हम लोग अपने स्टेटस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हर किसी को जो है वो सोशल अपनी सिक्योरिटी चाहिए। बच्चे शादी नहीं करते हैं इसलिए कि पहले मैं अपना मकान बना लूं, पहले मैं गाड़ी खरीद लूं, सारे काम वो अपनी शादी से पहले कर लेना चाहते हैं, तो उसमें डिले होता चला जाता है। तो जो उसके जो विचार बनते चले जा रहे हैं, उस पे उस परिस्थिति का, माहौल का, उसका बहुत बड़ा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। और ये जो है, ये एक तरह से परिवार में जब विचारों का तालमेल नहीं होता है तो एक सबसे बड़ा तो रिश्तों में विघटन का कारण ये भी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये देखें कि भाई चलो संयुक्त परिवार की, जैसे आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने बात की कि संयुक्त परिवार होते थे तो बहुत, और वाकई में वो बहुत सकारात्मक चीजें होती थी, सबका परिवार में सहयोग मिलता था, चाहे वो बच्चे को पालना हो, चाहे बच्चे का चरित्र का निर्माण करना हो, उसकी पढ़ाई हो, उसको कहीं छोड़ के जाना हो तो माँ बाप को चिंता नहीं होती थी। और एक हर मेंबर जो होता था संयुक्त परिवार का, उसकी नजर उस बच्चे पे होती थी, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, वो सही कर रहा है, तो उसको उसका मार्गदर्शन मिलता था। तो ये संयुक्त परिवार के जो अच्छे प्रभाव थे, वो चूंकि अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, और उसमें उसको भी एक तरह की मजबूरी भी हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियर फैमिलीज बनी है। क्योंकि जो लोग बिजनेस करते हैं, मान लीजिए किसान है, वो अपने गांव में खेती कर रहा है, उसका बच्चा अगर पढ़ लिख के नौकरी कर रहा है तो वो किसान अपनी खेती छोड़ के तो बच्चे के साथ जाएगा नहीं। या उसके 4 बच्चे हैं, कोई किसी शहर में काम कर रहा है, कोई किसी शहर में कर रहा है, तो भी वो संयुक्त परिवार नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसके पीछे उसका कमाने का जो कारण है, बाहर निकलने का कारण है। बाहर निकलेगा तो वो पति पत्नी ही रहेंगे, पत्नी के बिना काम नहीं चलता है, उसको खाने की समस्या आने लगती है, अपना परिवार उसको चाहिए पूरा, तो वो अपनी पत्नी को ले जाएगा, घर नहीं छोड़ेगा, तो वो उसका अलग परिवार हो जाता है। और माँ बाप का या और जो लोग भी घर में रहते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली जो है वो भी एक इसका कारण बनती चली जा रही है परिवारों का। और रिश्ते टूटने का कारण ये भी हो रहा है कि जब हम शहर में कहीं आके सेटल हो गए, इतने बड़े बड़े शहर हैं, इतनी महंगाई है, छोटे छोटे डब्बे नुमा घर होते हैं, कोई आ जाए, आपने बताया बाहर से आ जाए तो हमें समस्या खड़ी हो जाती है कि उसको कहाँ रखें, कोई इतने कमरे नहीं होते हैं घर में कि उसका स्वागत कर सकें। आप नौकरी कर रहे हैं, आपका समय है, सुबह से लेकर शाम तक आप बाहर हैं, आप उनको एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं, माँ बाप आके रहें तो आप उनको पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे मनों में खटास आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चों की इच्छा भी होती है सेवा करने की, तो कई बार मजबूरियां हो जाती हैं। और माँ बाप जो है, कई माँ बाप ऐसे हैं जो आज के जमाने के हिसाब से अपने आप को ढाल भी रहे हैं, लेकिन बहुत से हैं उनके ज्यादातर मन में यही होती है कि अब हमारा समय है जब बच्चे हमारी सेवा करें। बच्चों के पास समय नहीं है आपकी सेवा करने का। तो वो जो एक आपस में जब मन में चीजें पैदा होती है ना, जो हम कहते हैं कि अपेक्षाएं जो हैं वो दुख की जननी है, तो ये अपेक्षाएं बच्चों की अलग हो जाती हैं, माँ बाप की अपेक्षाओं में जब टकराव होता है तो ये भी रिश्ते टूटने का बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा हम लोग जैसे बाहर जाने लग गए हैं, सोशल मीडिया है, सारी दुनिया में अब क्या हो रहा है, आपने बताया 100 साल आगे पीछे हो जाते हैं, जब नहीं था सोशल मीडिया,
तो बाहर का पता नहीं चलता था, वहाँ क्या कल्चर है, जो गया उसको पता चलता था। अब आप घर बैठे पूरी दुनिया के किस कोने में क्या कल्चर है, वहाँ क्या चल रहा है, और पता चलता है। आप प्रभावित भी होते हैं उससे कि भाई वहाँ तो ऐसा होता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आयातित चीजों का बहुत ज्यादा हम लोगों के ऊपर प्रभाव होता है। हमें ये नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें अपना कल्चर संभालना चाहिए। हमें लगता है फला जगह ये हो रहा है, कोई बाहर से। और ज्यादातर है, मैं देखती हूँ कि 80% परिवार ऐसे हैं, चाहे गांव के हों या छोटे शहर के हों या बड़े शहर के हों, जिसका एक आध बच्चा विदेश में ना हो और या घूम के ना आया हो। कोई कभी नौकरी के टूर पे गया है या कोई सेटल हो गया है, तो वो वहां की आके अच्छी अच्छी बातें, बड़ी बड़ी मतलब जो वो कहते हैं ना अपन के, वो सपने दिखाने वाली, वहां तो ऐसा होता है। तो दूसरों के मन में भी इस तरह की बातें आती हैं, तो वो भी उसी लीक पे चलने की कोशिश करते हैं। हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो ये मीडिया ने भी ये बहुत सारी चीजों को जो कहते हैं ना कि बताना शुरू कर दिया है, लोगों के उसमें आने लग गई हैं नॉलेज में, तो उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जिससे चूंकि हमारा भारतीय समाज ऐसा नहीं था, इसलिए हमें जो है वो टूटन लगती है, बाहर के लोगों को नहीं लगती है वही चीज टूटन। इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें अपने समाज में, अपने कल्चर में देखते हैं। महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। तो आजकल जैसे हम बात करते हैं कि थोड़ा सा मैं विषयांतर हो रहा है, लेकिन अंतर भी नहीं कह सकते चूंकि जुड़ा ही हुआ है। महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं इतने, वो इसीलिए हो रहे हैं। हम तो कह देते हैं कि छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, शराब पीती हैं, लेट नाइट आती हैं, नौकरी करती हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर वो हमारे समाज के हिसाब से वो चीजें हैं। जहाँ के लोग करते हैं ये काम, जहाँ के लोग पहले से ही छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, आदिवासी लोग पहनते हैं, उनके यहाँ नहीं होती है इस टाइप की घटना। चूंकि हमें वो देखना जो है वो हम उसके लिए हमारी आंखें उसके लिए जो है वो मंजूर नहीं करती हैं उसको, चूंकि उनको आदत नहीं है उसकी, उनको अजीब लगता है। तो उस तरह की चीजें होती हैं उनके मन में, उस तरह के अपराध करने की। आपने जैसे प्रेम की बात बताई है, तो प्रेम अगर हम कहें तो पहले भी होता था, उथला भी प्रेम होता था, इन्फेचुएशन भी होता था, सच्चा प्रेम भी होता था, आज भी है वो। लेकिन आज जो स्थिति आ रही है वो इन्फेचुएशन अधिक है, षड्यंत्र भी हैं बहुत सारे। हम सभी चीजों को अगर देखें तो महत्वाकांक्षाएं बहुत सारी है और नहीं पूरी कर पाते हैं, लिव इन में रहने लग गए हैं, तो हमारी विवाह संस्था जो है उस पे प्रश्न चिन्ह खड़े शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते इन चीजों के लिए। अगर हम, आपने जैसे अभी कहा कि हम इसको कहाँ से शुरुआत कहाँ से करें इन चीजों को खत्म करने की, शुरुआत आपने बताया शिक्षक कर सकते हैं। शिक्षक तक भी बच्चा उस नैतिक शिक्षा के लिए थोड़ा बड़ा होना जरूरी होता है। सबसे पहले परिवार ही है। अब हमारे परिवारों में मैं अक्सर देखती सुनती हूँ, सबसे पहले तो वो मोबाइल आ गए हैं। बेटी है वो अपने घर की, सुबह से उठ के उसने रात तक क्या किया, घर में सास ने क्या बोला, ननद ने क्या बोला, वो सारी रामायण वो उनको सुनाएगी। एक बार को सास को फोन नहीं करेगी, माँ को जरूर करेगी और पूरी रामायण सुनाएगी। माँ कई बार तो होती है अच्छी, जो शिक्षा देती हैं कि बेटा ये चीज ऐसे नहीं करनी चाहिए, कुछ अच्छी शिक्षा दे देती है। और कई माएँ हैं वो, अच्छा ऐसा बोला तूने, ये जवाब क्यों नहीं दिया उनको। तो वो इस तरह से जब वो चीजें, उनको प्रोत्साहन मिलता है कि भाई मेरे तो पीछे बैक में मेरा परिवार खड़ा है, मैं गलत भी करूंगी, तो वो गलत करती हैं फिर। तो ये भी एक मोबाइल उसका कारण बहुत बड़ा हो गया है। उनको शिक्षा मिलती है, कमाते हो, किसके लिए कमाते हो, एंजॉय करो। तो वो परिवार जो न्यूक्लियर फैमिली जो शहर में रह रही थी, उसको 4 छुट्टी मिलती है, तो वो घर आने की बजाय वो सोचता है कि मैं कहीं घूमने जाऊं, एंजॉय करूं। तो वो एक एंजॉयमेंट का उनके अंदर एक कीड़ा आजकल घुस गया है। परिवार छोड़ के एंजॉयमेंट उससे आगे आ गया है। दूसरा ये होता है, उनको जब जरूरत होती है, वो उनको हेल्प तो मिलती नहीं है परिवार से। हेल्प के लिए उनको फिर अपने परिवार वालों को बुलाना पड़ता है, चूंकि परिवार वाले भी जब वो उस तरह से एक कम्युनिकेशन ही नहीं रखते उनसे, तो परिवार आना पसंद नहीं करता। या अपनी जरूरत के लिए आप परिवार को बुला लेते हो, फिर आप परिवार का कोई ख्याल नहीं रखते। तो जो चाहे वो आजकल छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, गांव में फिर भी अभी थोड़ा कम है, लेकिन उनपे भी सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ज्यादा आ रहा है। तो परिवारों के टूटने का एक तो ये कारण बहुत ज्यादा है। दूसरा, पैसा कमाना जो महत्वाकांक्षा है वो तो है ही, तो उसको पैसा कमाने को भी और अपने आनंद को पहले रखते हैं आजकल बच्चे, और बाकी चीजों को बाद में। बल्कि मैं तो कई जगह मैंने ये चीज नोट की है कि जो
कॉरपोरेट्स हैं, जिनमें कॉरपोरेट्स में बच्चे काम करते हैं, उनको उतना समय ही कॉरपोरेट्स नहीं देते हैं। आप इतनी लंबी लंबी आपकी ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज के बाद में आपके पास समय ही नहीं उस चीज के लिए बचता है। और दूसरा, उनके अंदर एक जो हम कहते हैं ना कि जो हमारे जमाने में होता था, और भी कुछ नहीं तो राष्ट्रीयता की भावना है, कहीं जनगण मन सुन रहे हैं तो हम सावधान होकर सड़क पे भी खड़े हो जाते थे, वो भावना भी उनके अंदर नहीं है। अब के जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, मैं, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा आनंद, बस वो सारी चीजें जो है वो सबसे पहले आ रही हैं। और ऐसे कॉरपोरेट में जो नौकरी करने वाले हैं वो बहुत बड़ी संख्या में, कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में। और फिर उन्हीं की देखा देखी दूसरे भी लेते हैं उनसे प्रेरणा कि चलो ये तो वहाँ आजकल अपने देश में घूमने की बजाय बाहर घूमने का भी बहुत है, फला देश में घुमाया, मैं तो रह गया, मैं भी जाऊंगा वहां। ये परिवारों में भी होता है, एक बहन गई है कहीं जर्मनी घूमने तो दूसरी कहेगी अरे मैं रह गई पीछे, अब की बार मैं जर्मनी जाऊंगी घूमने। तो मतलब इस तरह का जो स्वभाव आ रहा है, तो उसकी जो जो कैरेक्टर जो बिल्डअप हो रहा है वो शुरुआत से परिवार से ही हो रहा है। चाहे वो सेक्सुअल अपराध हो, चाहे वो लड़कियों का, ठीक है हम कह देते हैं हर चीज के लिए ब्लेम कर देते हैं, लेकिन मेरा मानना होता है कि आपको बेटों को अच्छी शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। उसके लिए अगर बेटे को आपने सही शिक्षा दी है तो वो गलत रास्ते पे या गलत निगाह से किसी को नहीं देखेगा। तो ये सारे बहुत सारे इसके तो हम कह सकते हैं, आपने जो विषय इतना वास्ट विषय लिया है कि इतने सारे कारण हैं इसके, और दूर करने के लिए सबसे पहला परिवार है, माँ है, बाप है। आप उनको सिखाते हो बेटा अभी हम तो देखो इतना ही कर पाए, आप हमसे ज्यादा कमाना। एक रिक्शा वाला है, वो कहता है मैं रिक्शा ही चला पाया, मैं अपने बेटे को अफसर बनाना चाहता हूँ। अब जब बेटा अफसर बनेगा तो वो रिक्शा वाले की मेंटालिटी में तो नहीं रहेगा ना, वो तो अफसर की मेंटालिटी में ही पहुंचेगा। तो वो फिर उसी तरह से बिहेव करेगा, अपने आसपास माहौल देखेगा उसी तरह से बिहेव करेगा। तो वो जो बिहेवियर है वो डाउन टू अर्थ वाली शिक्षा भी माँ बाप को ही बच्चों को देनी पड़ती है। स्कूल में आपने बताया शिक्षक को देनी होती, क्योंकि आज हम देख रहे हैं नैतिक शिक्षा का तो कहीं रोल ही नहीं रहा है स्कूलों में, वो सब चीजें खत्म हो गई हैं, कोई नैतिक शिक्षा नहीं है। ठीक है बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो एक हमारे समय में सामान्य ज्ञान का क्या नाम, नैतिक शिक्षा का जो एक पार्ट होता था, सिखाया पढ़ाया जाता था बच्चे को, वो आजकल बिल्कुल नहीं है। और जो है वो बहुत सतही तौर पे है, चाहे वो राष्ट्रीयता की बात हो, चाहे वो परिवार की बात हो, सब एक सतही तौर पे है। जिस दिन हुआ उस दिन का दिवस मना लिया, बाकी खत्म। वो जो दिवस मनाने की प्रवृत्ति है वो भी यही है कि एक दिन आप माँ को ग्रीट कर लो, पिता को कर लो, फ्रेंड्स को कर लो, और उसके बाद में फिर आपको अपने कर्तव्यों से कोई मतलब नहीं है। तो वो जो एक वो सतही तौर पे जो चीजों को सोचने का जो एक ढंग अभी शुरू हो गया है, तो वो भी चीजें एक तरह से परिवार को, चूंकि हमारा समाज जो है बाकी दुनिया के समाज से बहुत अलग है, तो हम लोगों को ये चीजें अजीब लगती हैं क्योंकि हमने ये देखा नहीं है, और हमारी पीढ़ी को और ज्यादा लगती है क्योंकि हमने वो जमाना भी देखा है जब हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं थी, और हमने आज ये जमाना भी देखा है कि हम कहाँ इंटरनेट से लेके और सोशल मीडिया तक के उसमें हम पहुंच गए हैं। इसके अलावा आपने जैसे मीडिया की बात कही, तो वो मीडिया का रोल तो है ही है। कहीं कोई मीडिया आपको अच्छी बातें सिखाने वाला कोई प्रोग्राम नहीं दिखा रहा है, कोई एक आध दो होंगे तो होंगे, लेकिन उस गलत आदत की वजह से जो घटना होती है, गलत घटना होती है, उसको 24 घंटे चला चला के वो आपको दिखाते हैं। कि अभी का ही बिल्कुल उदाहरण दूं, हमारे बिजनौर का, तो एक माँ ने अपने बेटे की हत्या कर दी। अब उसके पीछे का अगर आप कारण सुनते हैं हम लोग, तो आंखें शर्म से झुक जाती है कि वो बेटा इतनी शराब पीता था और धुत होके आता था, तो एक बार तो उसने अपनी माँ के साथ गलत काम कर लिया। अब जब वो दोबारा कोशिश करने लगा तो माँ घर में बताना भी नहीं चाहती है किसी को कि ये ऐसा किया इसने या करना चाहता है, उसने उसकी सोते समय हत्या ही कर दी कि ये दोबारा कर रहा है फिर ये तिबारा करेगा। अब आप सोचिए कि हम कहने को तो कह देते हैं कि माँ बेटे का रिश्ता है, जब हम रिश्तों की बात करते हैं, रिश्तों में टूटन की बात करते हैं, तो एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। हम खाली बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते, केवल माँ बाप को ब्लेम नहीं कर सकते। अब माँ क्या करती है उसमें, कोई माँ नहीं चाहेगी, उसका बच्चा बुरे से बुरा भी होता है ना, वो कहते हैं कि पूत का पूत तो हो सकता है लेकिन माँ नहीं कुमाता हो सकती है ना। लेकिन अगर वो बच्चा ऐसी स्थिति में माँ को लाके खड़ा कर देगा तो माँ क्या करेगी, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है।
तो ये भी तो एक टूटन है ना, नहीं तो माँ से तो कोई अपेक्षा ही नहीं करता है कि वो ऐसा करेगी। आज आप देखें कहीं ससुर और बहू के हो रहे हैं, इस तरह के चीजें देखने सुनने में आ रही है। परिवार की इज्जत ना चली जाए तो मामलों को छुपा लेते हैं, जब छुपाते हैं तो उनको बढ़ावा मिलता है, जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको बढ़ावा मिलता है इस चीज के लिए, यहाँ टूटन पैदा हो जाती है। इसके अलावा वो जो हम वैवाहिक संस्था की बात करते हैं, बहुत सी तो मैं कहूंगी, भले ही मैं महिला हूँ, महिलाओं ने इसको बिजनेस बना लिया है कि आप एक शादी करो, लाखों रुपए एलुमनी मांग लो, उसके बाद दूसरी शादी कर लो, दूसरे से एलुमनी। अभी मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कोर्ट के जो केसेस होते हैं आजकल लाइव आते हैं देखना, तो मैं उसमें देख रही थी, तो एक लेडी तो तीसरी बार तलाक मांग रही थी। जज ने उसको बोला आपने पहले में भी एलिमनी ली, दूसरे में भी ली, अब तीसरे में मांग रही हो, तो आपने तो धंधा बना लिया है ये। तो क्या कर सकते हैं हम? तो इसके लिए हमें बचपन से ही संस्कार देने की आवश्यकता है। और जो मैं डॉक्टर हूं तो मैं ये भी कहूंगी कि गर्भ से ही संस्कार देने की जरूरत है, जन्म से पहले से ही संस्कार देने का हमारे शास्त्रों में और आयुर्वेद में जो है इसका वर्णन है। और शुरू से अगर हम वो संस्कार देते हैं तो बच्चे का जब आप वैचारिक उसका जब आप निर्माण कर रहे होते हैं तो उस समय अगर उसके विचार अच्छे हैं तो मैं नहीं मानती कि बाहर आके जब वो दुनिया की एक चिड़िया जब छोड़ देती है उड़ने के लिए, अब हर समय नहीं रह सकते ना बच्चे के साथ। आपने एक बार शिक्षा दे दी और उसके बाद आपने छोड़ दिया, आप तो आगे जो करेगा वो उसके वो संस्कार ही बोलेंगे, उसका कैरेक्टर बोलेगा, और वो आपने कितनी मजबूती से उसके अंदर गढ़े हैं वो संस्कार, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने खाली मुंह जबानी उसको बता दिया, आप खुद उन चीजों का अमल नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे पे फर्क नहीं पड़ेगा उसका, वो बाहर जाके करेगा, वो सोचेगा मेरे माँ बाप तो ऐसे करते हैं तो मैं भी क्यों नहीं करूं। लेकिन अगर आपने वो शिक्षा ऐसी दी है कि आपके खुद के अंदर भी वो चीजें हैं, बच्चा वो देखता हुआ आ रहा है कि ईमानदारी को आप ले लीजिए, भ्रष्टाचार न करने को ले लीजिए, सच बोलने को ले लीजिए, समय के हिसाब से बदलने को ले लीजिए, निर्णय लेने को, सबसे बड़ी चीज तो निर्णय नहीं लेना आता है आजकल, बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हर तरफ से दबाव बहुत है, काम का दबाव है, आर्थिक परिस्थितियों का दबाव है, परिवार बन जाता है तो परिवार चलाने का दबाव है, कहीं महिलाएं खुद भी काम अगर जॉब कर रही हैं तो वो दबाव है, कैसे बच्चे पालें, घर का काम कैसे निपटे। आपस में हमने बेटों को सिखाया ही नहीं होता है कि भाई तुम्हें भी खाना बनाना है, उसको तो यही होता है मैं शादी होएगी मेरी पत्नी बनाएगी, अब पत्नी जॉब कर रही है वो कैसे बनाएगी। ठीक है आप कोई काम वाली रख लेता है, मेड रख लेता है, हेल्प ले लेता है, लेकिन घर के 100 काम होते हैं जो आपको करने होते हैं। लेकिन नहीं हमने बेटों को शिक्षा दी है, उनको चाय का कप भी चाहिए, बैठी चाहिए बिल्कुल सिराने। अब वो पत्नी नहीं कर पाती है तो फिर धीरे धीरे झुंझलाहट होती है पैदा, जब झुंझलाहट पैदा होती है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, फिर रिश्तों में खटास आती है। तो सामंजस्य जो बिठाने की जो एक सिखाना चाहिए बच्चे को, वो भी पहले से सिखाना होता है। अगर हम अपने घर में पहले ही सिखाते चले बाद में आपकी पत्नी आके करेगी तो उसको तो वही पता है, वो वही इच्छा रखेगा, वही चाहेगा। तो वो भी एक संस्कार डालना ये घर से ही देने पड़ते हैं, ये कोई स्कूल भी नहीं सिखाता है, ये तो घर से आपको देने पड़ते हैं कि सामंजस्य बिठाओ। तो वो परिवार के लिए बहुत जरूरी है। फिर उनमें रिश्तों में टूटन होती है, तलाक हो रहे हैं खूब आजकल, इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि सहन शक्ति भी नहीं है, बिल्कुल सहन शक्ति नहीं होती है। किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया, अरे आज इसने तो मुझे विश भी नहीं किया है, चलो मुझे तो नहीं रहना इसके साथ। मतलब मजाक जिसको हमने वैवाहिक संस्था को हमने बना के रख दिया है। तो मैं सबसे बड़ा जो इसके पीछे कारण है उसको परिवार ही मानती हूँ। परिवार अगर ठीक से शिक्षा देता है और आगे चल के वो ही शिक्षा बच्चे के काम आती है और उसी के आधार पे वो करता है। ठीक है परिस्थितियों का दबाव होता है, लेकिन अगर उसके अंदर संस्कार है, उसके अंदर सहन शक्ति है, उसके अंदर निर्णय लेने की शक्ति है, अच्छाई बुराई को पहचानने की शक्ति है, अच्छे बुरे को पहचानने की शक्ति है, तो वो अपने आप को संभाल के ले जाता है। ठीक है अपवाद स्वरूप कुछ चीजें होती हैं, लेकिन अगर उसके अंदर संस्कार है तो वो संभाल के ले जाएगा। और ये जो हम विक्टन वाली और इस तरह की चीजें देख रहे हैं ना, ये हमारे, मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन कहना पड़ता है कि हमारे हिंदू समाज में सबसे ज्यादा है, दूसरों में इतने नहीं है जितने हम लोगों में। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे तो अपने अपनी चीजों के अंदर कट्टर होते हैं और हमारे यहाँ क्या है, हम लोग बहुत लिबरल है, हर चीज को अपना लेते हैं, बड़ी आसानी से अपनाते हैं। और वो जो अपनाने वाली प्रवृत्ति है ना, हम अच्छा बुरा सोचे समझे बिना अपनाते हैं चीजों को, उसके पीछे भाग के अपनाते हैं, तो वो चीजें जो है हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो है वैवाहिक संस्था बचानी हो
चाहे वो प्रेम का मामला हो, उन सबके पीछे परिवार का मजबूत होना, स्ट्रांग होना और बच्चों को उचित शिक्षा देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज परिवार है। वैवाहिक संस्था और ये सब चीजें उसी के ऊपर टिकी हुई होती है। जी जी धन्यवाद मैम। बढ़िया 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 आपने बढ़िया बहुत अच्छा बोला। पुष्पा जी कह रही हैं कि वो women are misusing their rights, इसमें कोई शक नहीं है। 12 से 13 लोग जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण लैणीवाल रामानुज जी जुड़े हुए हैं, प्रणाम सर। और इंजीनियर भूपेंद्र जी जुड़े हुए हैं, अंडा पाटनी जी शुरू से जुड़ी हुई है, सोनिया निगलानी जी शुरू से जुड़ी हुई है, उत्तम कुमार तिवारी जी हैं। और सोनिया जी कह रही है दूसरा बोले कुछ। जरूर जरूर मैं बुलाती हूँ अरोड़ा सर को भी। मैं खुद ही कुंठाग्रस्त लग रही है शायद। दुनिया में सभी लोग शायद ऐसे ही कुछ है, कुंठा तो नहीं है। पुष्पा किसको कह रहे हैं मुझे नहीं पता। अंशु सक्सेना जी जुड़ी हुई है। ये तलाक का कारण नहीं होता मैम, पता नहीं क्या तलाक का कारण होता, जो भी कारण होता होगा तलाक का, प्लीज उसको अपना विचार रखें यहाँ पर। किस तरह के विचार और काव्य गोष्ठी रखी गई है समझ नहीं आया मुझे। भूपेंद्र जी आप टॉपिक पढ़िए, ऊपर आ रहा है। ये जो समय है चर्चा है और विषय है क्या खतरे में, परिवार विवाह और प्रेम। वैवाहिक संस्था क्या खतरे में है? जो प्रेम है वो खतरे में है क्या? हमारा परिवार खतरे में है? और अंधा पाटनी जी कह रहे हैं हर समय अतीत की दुआई नहीं दी जा सकती, पुराने और नए में सामंजस्य बिठाना जरूरी है। काफी लोग जुड़े हुए हैं, काफी लोग कुछ कुछ कह रहे हैं। भूपेंद्र जी कह रहे परिवार परिवर्तन ही संसार का नियम और नियति है, हर चीज के अच्छे और बुरे प्रभाव हो सकते हैं, बातें सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी क्यों। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने काफी चीजों पर प्रकाश डाला। ये तो है कि असर तो पड़ता है, परिवार तो कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन परिवार भी कहीं ना कहीं हेल्पलेस हो जाता है अगर आज के किसी का माइक खुला हुआ है, शायद आवाज एको हो रही है। अगर आज के प्रभाव से प्रभावित होकर कोई युवा या युवती अपने विचार लोगों को दरकिनार करके, परिवार को दरकिनार करके अपने विचारों से केवल अपने तरीके से कर रहा है, उसमें कोई समस्या पैदा होती है, तब परिवार को उम्मीद करता है कि परिवार आगे आगे। उस समय तो परिवार को वो पूरी तरह से दखल अंदाजी करने से मना कर देता है, बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाती है तब। तो ऐसा नहीं है कि केवल परिवार ही कर सकता है। मेन रीजन इज इग्नोरेंस एंड नेग्लेक्स, ये कह रही है पुष्पा जी कह रही। और ईशान कृष्ण भी जुड़े हुए हैं। नए आदेश वेव आउट लाइन एंड एक्स्ट्रा मटेरियल सामान परिवार को तोड़ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ये जो आप बात कह रही हैं कि लड़कियां लेडीज ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, इसमें आजकल एक लेडी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो इस पर काम कर रही है, वकील है वो भी वकील है। और कहाँ की मुझे फिलहाल नहीं याद आ रहा, आपने कहा तो मुझे चर्चा याद आई कि वो इस पर काम कर रही है क्योंकि उनके भाई के साथ एक चीज हो चुका है, एक गलत आरोप लगा करके और सब करके कि लड़कियों को जो विशेष रूप से स्पेशल राइट दिया गया है ना, उस राइट का मिसयूज हो रहा है। ये तो विवाह में प्रॉब्लम आ रही है। प्रेम में जो प्रॉब्लम आ रही है कि प्रेम को उथला पुथला बना दिया। जो एक समय हुआ करता था कि प्रेम एक लंबे समय तक चला करता था, उसको लेकर लोग जीते थे, मरते थे और शो भी नहीं करते थे। अभी क्या है कि प्रेम को इन लोगों ने एकदम बाजार धन बना दिया है। प्रेम है तो उसको खुल के कहो, चिल्लाओ। और एक तो बहुत सारी बुरी स्थिति आ गई है इसमें, हम खुल के नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, पूरा परिवार अगर एक समय का खाना साथ खा ले और फोन बंद रखे तो बहुत दिक्कत सुधर जाएगी। नहीं हो सकता सोनिया जी, बहुत मुश्किल होती है। आप बिल्कुल नहीं कह सकती हैं कि पूरा परिवार एक साथ खाना खा ले। सबको अपना अपना कमरा पसंद है, अपने अपने कमरे में खाएंगे, टीवी देखेंगे या फोन चलाते हुए खाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। इतने सारे अवसर है, सभी को सुनियोजित और संतुलित तौर पर कार्यान्वित किया जा सकता है। पाटनी जी कह रही हैं कैसे किया जाए, बताइए आप, तरीका क्या है? समस्या पे तरीका क्या है? तरीका तो सबसे अच्छा ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं एक हाँ भूपेंद्र जी कह रहे हैं मैम खुद ही कुंठाग्रस्त लग रही है शायद। ये तो बड़ी अजीब बात है, मैम खुद ही कुंठाग्रस्त लग रही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर कुंठाग्रस्त मैम जवाब दीजिए आप इनको। भूपेंद्र जी कह रहे हैं मैम खुद ही कुंठाग्रस्त लग रही है, अब क्या मैं इनका जवाब दूं? देखिए हर बात सबको अच्छी लगती है कोई जरूरी नहीं है। जो बात विचार रखे गए हैं, विचारों से सहमत हुआ जा सकता है, असहमत भी हुआ जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सबके सब विचारों से सहमत हो। लेकिन ये समाज में काम करने वाले ये वक्ता लोग हैं, काम करने वाले। जी बोलिए बोलिए बोलिए।
अगर हम किसी विषय पर बात कर रहे हैं, अगर हम तलाक के विषय पर बात कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे मैम खुद तलाकशुदा लग रही हैं। जब लोगों की कुंठाओं पे बात कर रहे हैं तो हम कुंठाग्रस्त कैसे हो गए? आप किसी विषय में जब तक उतरेंगे ही नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बातचीत हो रही है। मैं पढ़ रही हूँ उनके कमेंट, अजीब तरह के कमेंट लिखे हैं उन्होंने, किस तरह की विचार और काव्य गोष्ठी, उनको कौन सा काव्य दिख रहा है इसमें? ये तो आपके दिमाग की प्रॉब्लम है, हमारे दिमाग की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग नहीं आपको सुनिए, समय समय खराब नहीं कर, हम लोग तिलके का जी अरोड़ा जी को बिल्कुल सुनाए, बिल्कुल, ठीक है विवादित ठीक और है। रोमांचक करते हैं जी बात। अरोड़ा सर, आपने इन लोग सबको सुना और कमेंट्स भी आप देख ही रहे हैं। तो प्रश्न यही है हमारा कि क्या खतरे में है मूलभूत तरीके से, क्या हमारा परिवार और परिवार विवाह प्रेम सब कुछ खतरे में है क्या? काफी लोग सुन रहे हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। शुरू करिए सर, अपनी बात रखिए यहाँ पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको इस महत्वपूर्ण विषय पर कहा जाए, ये ऑनलाइन माला रखने के लिए आपको साधुवाद और बधाई। बहुत महत्वपूर्ण शुभारंभ किया था श्रद्धेय वाजपेयी जी ने, और उनके शुभारंभ को बहुत ही शानदार तरीके से विस्तार दिया आदरणीय नीरज शर्मा जी ने, जो मेरी डिजिटल गुरु भी रही हैं। और आज मुझे लगता है कि मैं आपको अपना वक्तृत्व गुरु भी अगर घोषित कर दूं तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। आपने इतने शानदार ढंग से, इतने सुंदर ढंग से सारी बात की व्याख्या की कि मेरे पास तो कुछ अब बोलने के लिए विशेष बचा ही नहीं है। आधी बातें लगभग वाजपेयी जी, श्रद्धेय वाजपेयी जी ने की, और काफी बातें नीरज शर्मा जी ने की, कुछ बातें श्रीवास्तव मैडम ने की, और कुछ बातें हमारे जो प्रबुद्ध श्रोता जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, जो उनके कमेंट्स आए हैं, उनसे पूरी हो गई। मुझे लगता है इस विषय का पूरा कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया है, और मेरे पास बोलने के लिए कोई विशेष बचता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। मुझे लगता है जैसे अभी वो जिनकी चर्चा आप कर, उन्होंने लिखा है कि ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मुझे वहीं से एक बात याद आती है। मेरे एक मित्र हैं जो कहते हैं, हम बार बार कहते हैं ना, ये अवमूल्यन का दौर है, हर संस्था का अवमूल्यन हो रहा है। उसी में परिवार भी आता है, विवाह भी आता है, प्रेम भी आता है, सबका अवमूल्यन का दौर चल रहा है, मूल्यों का पतन हो रहा है। मेरे मित्र कहते हैं मूल्यों का पतन नहीं होता, मूल्य परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं, शिक्षा के कारण, जागरूकता के कारण, आधुनिकता के कारण, समृद्धि के कारण, विकास के कारण, प्रगति के कारण, इनके कारण मूल्य बदल जाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि आज 1000 वर्ष पहले चीन के किसी दार्शनिक ने टिप्पणी की थी कि हाय, आज की युवा पीढ़ी को हो क्या गया है। 1000 वर्ष पहले चीन के दार्शनिक की एक टिप्पणी है कि हमारी युवा पीढ़ी को हो क्या गया है, ये हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को कहाँ ले जाएंगे। तब मैंने एक टिप्पणी पर मेरा और ध्यान गया, वो मैंने नोट भी की है। वो चाणक्य की टिप्पणी है। यानी आज से 2500 साल पहले चाणक्य ने कहा था, मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं है, व्यावसायिक हो गया है। संबंध सिर्फ उनसे मधुर रखता है जिनसे लाभ अधिक होता है। 2400 साल पहले ये बात चाणक्य ने की है, और आज हमारे जितने भी ये खतरे हैं परिवार पर, विवाह पर और प्रेम पर, ये सब इन बातों के परिप्रेक्ष्य में ही है, जो आज से 2500 वर्ष पहले भी हो चुकी हैं। हजारों वर्ष पहले भी इन पर चिंताएं व्यक्त की गई हैं, लेकिन समय आगे बढ़ता है, परिवर्तन का दौर आता है, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में परिवर्तन होता रहता है, और विषय और गंभीर और अधिक गंभीर होता जाता है। जैसा वाजपेयी जी ने कहा कि संयुक्त परिवार का विघटन ही इस सारी समस्या का मूल कारण है। परिवार तो हमारे भारत की ही देन है पूरे विश्व को। उस बात को बड़े सुंदर, जो हमारे समाज वर्तमान में मौजूद है, यह समस्या है, अहम की समस्या है। शक्ति बहुत कम हो गई है, कंप्रोमाइज नहीं कर पाते, समायोजन नहीं कर पाते, समझौता नहीं कर पाते। धैर्य की कमी है, संयम की कमी है, सहनशीलता की कमी है। अगर हमारी सहनशीलता हो, धैर्य हो, संयम हो, तो मुझे लगता है कि परिवार, विवाह और प्रेम
शायद सर की आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही सर की? नहीं आ रही ना? अरोड़ा साहब की आवाज नहीं नहीं आ नहीं, रही है। नेट की प्रॉब्लम हाँ, नहीं अभी है। अभी आए। हाँ, सर ने बहुत अच्छी बात कही और ये सच है, बिल्कुल सही है कि हमेशा परिवर्तन होता रहा है, आज भी हो रहा है परिवर्तन, एक प्रकृति का नियम है। और तब चाणक्य ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि लाभ देखकर सब करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और सहनशीलता, समझौता और ये सारी चीजें कम हो गई हैं। सॉरी, जी सर, डिस्कनेक्ट नहीं नहीं, कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया था वो। कोई बात पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है कोई खतरा रहेगा नहीं अगर हम सरल हो जाएं, सहज हो जाएं, विनम्र हो जाएं, उदार हो जाएं, सहनशील हो जाएं, तो शायद ये सारे खतरे खत्म होंगे। लेकिन सर समझ, मैंने एक एक बात मिनट और बोलो, आज सुबह रोको पढ़ी। रोको, समस्या तो यहीं पे है ना कि लोगों में अहम डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, सहनशीलता वो कमी ईगो होती जा बढ़ता जा रही रहा है। है। ईगो, ईगो यस, इसलिए ईगो बढ़ बहुत रहा ज्यादा है। है। जी हाँ, बात इको हो रही है, इको हो रहा है। ईगो के साथ साथ मतलब शिक्षा, जागरूकता, आधुनिकता, नई सभ्यता, नई सोच, नई मानसिकता जो और नई समृद्धि, जिसके कारण मनुष्य का अहंकार बढ़ रहा है। अहंकार करने के कारण ही वो अपने रिश्तों का सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहे, न अपने रिश्तेदारों का, न अपने मित्रों का, न अपने माता पिता का, न अपने भाई बहनों का, न पति पत्नी का, न पत्नी पति का। अभी जैसा नीरज जी ने बताया कि कैसे माता और पुत्र के बीच में मतलब शर्म आती है, ये पतन की पराकाष्ठा है। इसके पहले हमने पिछले बार कार्यक्रम में कितने उदाहरण आपको हम अपन लोगों ने बात की थी कि नीले ड्रम से लेकर वो शिलांग तक की अपन लोगों ने बात की थी, रिश्ते कहाँ पहुंच गए? नीले ड्रम में, शिलांग की खाइयों में। कितनी दुर्दशा है समाज की। तो एक मैंने आज सुबह ही एक कोटेशन और पढ़ा है, क्योंकि विषय पर काफी विस्तृत और गहन दोनों चर्चा हमारे दोनों प्रबुद्ध अतिथियों ने की है, वक्ताओं ने। वो इतनी महत्वपूर्ण, देखिए अब रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, लेकिन प्रेम कहाँ है? वो प्रेम पवित्र नहीं है। पति पत्नी वाला जो आत्मा का प्रेम था, जो हृदय का प्रेम था, वो तो शारीरिक आकर्षण में बदल गया है। उस पर तो हमारी अपसंस्कृति का, हमारी असंस्कृति का, हमारे सोशल मीडिया का घातक भयंकर प्रभाव पड़ रहा है। तो सारा प्रेम, रिश्ते तो अंकुरित प्रेम से होते हैं, लेकिन प्रेम पवित्र कहाँ है? जिंदा रहते हैं संवाद से। कम्युनिकेशन अगर लोगों के बीच में होगा, बातचीत अगर लोगों के बीच में होगी, तो रिश्ते जिंदा भी रहेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन गैप कितना है? बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, बच्चे विदेश में हैं, कम्युनिकेशन कहाँ है? तो परिवार विखंडित भी होगा, और परिवार मतलब वो संस्कारों का दमन भी होगा। जिस संस्कारों की और जिस संस्कृति की हम लोग चिंता कर रहे हैं, वो कहाँ बच पाए, क्योंकि संवाद ही कायम नहीं है। छोटे परिवार हो गए, महसूस होते हैं संवेदनाओं से। मनुष्य की संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं। आर्थिक हो गया है मनुष्य पूरा, धन कमाने की एक मशीन, बाजारवाद के कारण। समृद्धि, सब चाहते हैं आर्थिक प्रगति हो। वो एडम स्मिथ ने जब अर्थशास्त्र की पहली परिभाषा दी थी, तो उसमें यह था कि मनुष्य आर्थिक मनुष्य हो गया है। तो अब वास्तव में परिभाषा लागू हो रही है कि अब समाज वाली कंसेप्ट पीछे हो रही है। मनुष्य अब जो हमारे मल्टीनेशनल में काम करने वाले बच्चे हैं, वो तो अपने पैकेज से तुलना करते हैं। पैकेज, उनके लिए पैकेज इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले कार्यक्रम में एक उदाहरण दिया था कि कैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी के बालक ने अपनी माँ का जो वो 13वां नहीं किया था, इस कारण कि उसे कंपनी से छुट्टी नहीं मिल रही। कब करेंगे ये भी तय नहीं था। ये पिछले बार वाले कार्यक्रम में मैंने ये पीड़ा आपको व्यक्त की थी, और ये कहानी सब दूर है, सबके साथ होगी। जिए जाते हैं दिल से, रिश्ते दिल से जिए जाते हैं, लेकिन अब कहाँ हैं? मुरझा जाते हैं गलत फहमी में, जो मैंने कहा कंफ्यूजन के कारण। ये रिश्ते सारे मुरझा जाते हैं, बिखर जाते हैं अहंकार से, ईगो के कारण हमारे रिश्तों में ये बिखराव आता है। परिवारों में विखंडन जो आता है, वो अहंकार के कारण है। पति पत्नी के बीच अहंकार, पिता भाई भाई के बीच अहंकार, पिता पुत्र के बीच में अहंकार, माँ और पुत्र के बीच में अहंकार, दो बहनों में अहंकार, भाई भाई में अहंकार है। ये अहम, इसी कारण सारे परिवार विखंडित हो रहे हैं, और पास में रहकर भी लोग दूर रहते हैं, अजनबी रहते हैं लोग आपस में, और मर जाते हैं शीत युद्ध से। रिश्ते मर जाते हैं जो उनके बीच में एक वैचारिक युद्ध चलता रहता है, जो कम्युनिकेशन गैप के कारण उनके एक शीत युद्ध सा चलता रहता है, उसके कारण वो रिश्ते मर जाते हैं। बहुत दुखद स्थिति है। न तो अब प्रेम है, न संवाद है, न संवेदना है, न हार्दिक भावनाएं हैं, सिर्फ गलत फहमियां हैं,
अहंकार है और परिवार के सदस्यों के बीच में एक शीत युद्ध सा चल रहा है। लेकिन बात वहीं आती है, ये परिवर्तन का दौर है, हम इसको अवमूल्यन कहें या न कहें, हो सकता है आज से 20 साल बाद इसकी स्थिति, जिसे हम चाहते हैं ना कि समाधान इसका हो, कई लोगों ने लिखा है इसका समाधान बताएं। मुझे तो कहीं, जब आपको 2500 वर्ष पहले चाणक्य ने कहा, 1000 वर्ष पहले चीन के दार्शनिक ने चिंता व्यक्त की, तो हम कैसे समाज में सुधार की आशा कर सकते हैं तब, जबकि चारों ओर अब संस्कृति और असंस्कृति का ही दौर चल रहा है। चारों ओर असभ्यता का एक तरह से हम कह सकते हैं विषपात हो रहा है लोगों के ऊपर। हम कैसे अमृत की कल्पना कर सकते हैं इस युग में? मुझे तो कहीं दूर दूर तक कुछ सुधार की संभावनाएं अब नजर नहीं आती कि हम वापस अपने उस आदर्श को, अपने उस सिद्धांत वाले जीवन को, अपने उस नियम वाले जीवन को, परिवार वाले जीवन को या समाज वाले जीवन को हम जी पाएंगे। क्योंकि अब एकमात्र उद्देश्य लोगों का यही है, प्रगति, प्रगति बाय हुक आए या बाय क्रुक, हमें विकास करना है। और इस विकास में सांस्कृतिक मूल्यों का हो हरण, क्षरण, पतन कोई चिंता नहीं कर रहा। मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं पूरी ढंग से कर नहीं पाया ब्रेक के कारण। बिल्कुल सही। बायुक बाइकुक हमें आगे बढ़ना है आर्थिक स्थिति पे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उससे कहाँ रिश्ते जाए, कहीं भी जाए, रिश्तों का हमें कोई परवाह नहीं है। और दूसरी चीज आपने जो कही कि माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। दीपक जी जुड़ गए यहाँ पे। दीपक कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, विवाह हेतु लड़कों के लिए इस समय लड़कियां ढूंढना ज्यादा कठिन हो गया है, जो कि पहले लड़कियों के लड़का ढूंढना कठिन होता था। ईशान किशन जी भी बहुत कुछ कह रहे हैं कि पहाड़ी लड़का लड़की। सही बात है सर, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है, एक प्रेम पर सबका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि रिश्ते, अपने रिश्तों का सही मूल्यांकन करना भूल गए, नहीं सही मूल्यांकन कर पाते हैं। वो अपने इच्छा, अपनी महत्वाकांक्षा या अपने सामने वाले रिश्तेदार का मूल्यांकन नहीं कर पाते। समस्या सबसे बड़ी है। अगर सही मूल्यांकन करने की क्षमता, वही है ना, पढ़ने लिखने समझने सोचने थिंकिंग से आती है। अगर आप थिंकिंग, सामने वाले को समझने की थिंकिंग नहीं है तो आप मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे मूल्यांकन नहीं करते हैं। मूल्यांकन करने से ही हम रिश्तों को समझ पाएंगे, बचा पाएंगे। और संवाद की बात जहां तक है, संवाद बंद क्यों होते हैं? जो आपने कहा ना, ईगो की बात, वहीं पे संवाद बंद हो जाते हैं। जब अगला बार बार आपके ईगो को, आपके उसको हर्ट करेगा, तो अगला सामने वाला अवश्य चुप हो जाएगा, अपने को अलग कर लेगा। यहाँ पे चीजें रिश्तों में, भाई बहन में, सब में हो रहा है, सब रिश्ते में हो रहा है, पति पत्नी में, सब जगह हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अंशु जी कह रही कोई अलग बात बताएं, ये तो सही, सभी लोगों को पता है, पता तो सबको है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुधरने का। और सर सुधरने की बात जहाँ तक है, मुझे लगता है, देखिए सुधार भी एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। एक मुझे लाइन याद आ रही है, कल छल जल ऊपर चढ़ो अंत नीच को नीच। यानी जो नलके का पानी है, हैंड पाइप का, वो नीचे से ऊपर चढ़ के छलक के नीचे ही गिरता है। तो अंत में हम कितना भी अपरिमार्जित तरीके से ऊपर चढ़ जाए, लेकिन अंत में हमें सुधार की प्रक्रिया में आना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। सुधार नहीं, हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, एक व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन खुद सोच और समझ की स्थिति अगर डेवलप करेंगे सब लोग, तो और ये होगा। जब कहते हैं, जब पूरी तरह से बिखराव हो जाता है, तब समेटने की बारी आती है, तब समेटने। अभी जब बिखराव की स्थिति है, बुरी तरह से बिखराव की स्थिति है, ईगो की स्थिति है, सब लोग केवल कमाने में और अपने एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं, तो एक समय आएगा जबकि महसूस होगा हमने क्या खोया। सही मूल्यांकन न कर पाने के कारण हमने क्या खोया। जब खोया समझ में आएगा, तो जब तब तक काफी कुछ समाप्त हो जाएगा, तो वो सारी चीजें फिर से वापस लौट कर आएंगी। और विवाह भी आएगा, प्रेम भी, सब समझ में आ जाएगा हमने सब कुछ बहुत गलत खो दिया। और जब खो दिया की स्थिति समझ में आती है, तब अपने आप सुधार की स्थिति भी पैदा होती है। हम बस बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन हम किसी को समझा नहीं सकते। संस्कारी बच्चों को हॉस्टल में हाल क्या किया जाता है हम सब जानते हैं। मीनाक्षी जोशी जी कह रहे, सोनिया जी ने एक बार कहा था कि मुझे एक बार बुलाया जाए, और मैं बच्चों की तरफ से बोलना चाहूंगी। जरूर आइए, आपको मैं इनवाइट करती हूँ। और ये जो है भाई भूपेंद्र जी, आपको अगर नहीं समझ में आ रही चर्चा,
तो आप जैसे लोग ही शायद इस तरह की चीजों का जैसे मजाक बना के रख दिया विवाह संस्था का और इसका मजाक बना के रख दिया, उस तरह से आप जैसे लोग ही शायद मजाक बनाते हैं इन बातों का। जैसा कि कहा ना, परिवार सुधार सकता है, परिवार कैसे सुधारेगा? अब आप जैसे लोग कह रहे हैं शायद कहानी घर घर की धारावाहिक चल रहा है यहाँ और मुस्कुरा रहे हैं, इमोजी भेज रहे हैं, तो ये आप बताइए, ये तो एग्जाम्पल सामने है ना कि परिवार कैसे सुधारेगा भाई, परिवार कैसे इन्वॉल्व होगा? यहाँ तो हम लोग बैठकर कुछ काम समाज के लिए कर रहे हैं और आपको लग रहा है कहानी घर घर की है, यहाँ पर आप क्या सुधार पाएंगे? कैसे सुधार पाएंगे? जब एक घर में एक बच्चा बच्ची 2-3 बच्चे ऐसे हो जाएंगे तो आप किसको सुधार पाएंगे? अलग कर लेंगे बल्कि अपने आप को, चल भाई तो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी, हम क्या कर सकते हैं। शायद ठीक है इंजीनियर साहब, आप इंजीनियर हैं और काफी बौद्धिक प्राणी हैं, हम लोग तो सोच समझ सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, उसी बात को रख रहे हैं सामने। खैर काफी अच्छी चर्चा रही और लोगों के कोई इस पर बोलना चाहे अगर तो मैं बुलाती हूँ। भूपेंद्र बौद्ध साहब के उस पर अगर कमेंट पर कोई बोलना चाहे, शायद कहानी घर घर की धारावाहिक चल रही है, तो कहानी चल रही है, हर घर में जो घटना घट रही है ना उसी की बात यहाँ चल रही है। सर कुछ कहना चाहेंगे इनको आप? मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, उनके बोलने का, उनके सोचने समझने का वो उनके हिसाब से सही होंगे। ये हर उस घर की कहानी तो है जो महत्वाकांक्षा रखता है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने की, उनका करियर बनाने की, उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पैकेज में अपॉइंटमेंट मिल जाए, फॉरेन चले जाएं, ये हर उस घर की कहानी तो है। इवन हमारी जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ उस कॉलोनी में आधे से ज्यादा मकानों में सिर्फ माता और पिता या सिर्फ माता और पिता रहती, उनके बच्चे विदेश में हैं सभी के, क्योंकि वो बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा बच्चा विदेश में है। वो खुद चाहते हैं कि विदेश में रहे और हम बड़ी शान आन बान और शान से कह सकें कि भाई हमारे लड़के भी फॉरेन में सर्विस कर रहे हैं, उस कंपनी में कर रहे हैं, उनका पैकेज ये है। अब सब जब दृष्टिकोण ही पैकेज का हो गया, दृष्टिकोण ही विदेश का हो गया या महानगर का हो गया या मल्टीनेशनल का हो गया, तो हम स्पिरिचुअल दृष्टिकोण कैसे डेवलप करेंगे? जब तक हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे किसी व्यक्ति का, तब तक वो संवेदनशील नहीं होगा, और जब तक वो संवेदनशील नहीं होगा वह रिश्तों और संबंधों के मर्म को और उसकी महत्व को, उसकी महिमा को नहीं समझेगा। ये मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और संवेदनशील है भी तो केवल अपने लिए, केवल अपने लिए संवेदनशील होना संवेदना नहीं होती है। अपनी संवेदना को 17 लोग जुड़े हुए हैं इस समय हमारे मंच में, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। तो अपनी संवेदना के साथ जो एम्पैथी कही जाती है, दूसरों के सामने वाले की भी संवेदना से जुड़ो और देखो कि अगला भी क्या सुनना कहना चाहता है, तुमसे क्या चाहता है। केवल आगे उम्मीद ही मत करो, कुछ लोगों की उम्मीद पर भी खड़े उतरने की कोशिश करो, क्योंकि इंजीनियर साहब काफी मुस्कुरा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने शुरू में ही कह दिया था, काफी लोग सहमत होंगे, काफी लोग असहमत होंगे। ये युवा पीढ़ी का जमाना है, अधिकार है, सहमति का तो अधिकार है, अधिकार है, सहमत होने का अधिकार है। मैं खुश हूँ बल्कि कि आप जैसे लोग जुड़े हैं और अपनी बात रख रहे हैं। हमने पिछली बार कही थी ना, युवा पीढ़ी नहीं आ रहा है, युवा पीढ़ी आई है और अपनी बात कह रही है। ये एग्जाम्पल सामने है कि युवा पीढ़ी की सोच ये चल रही है, तो सुधार की गुंजाइश हमारे आपके करने से नहीं होगा। हम बात कर सकते हैं केवल कि रीजन क्या है, समाज, परिवार, विवाह, प्रेम टूटने का रीजन यही सब है कि सबकी सोच बहुत डिफरेंट हो गई है, हमारी सोच अलग है। हम सामंजस्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला ना करे तो उसकी मर्जी, अपनी कोई उसमें नहीं। खैर काफी अच्छी चर्चा रही, काफी लोग जुड़े हुए हैं, 17 लोग जुड़े हैं। ईशान कृष्ण जी कह रहे हैं आजकल परिवार टूटने का एक बड़ा कारण परिवार में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, मोबाइल ने सबको झूठ बोलना सिखा दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोबाइल ने सिखा दिया झूठ बोलना। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति शायद यही है। बिल्कुल सही है, लाभ का जमाना है, यूज एंड थ्रो का जमाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, सही बात है। अब हम देखते हैं आगे चल, संवाद के अभाव में संवेदनाओं खत्म कर दिया गया। संवाद टूट जाता है मैम, रीजन ये है कि असल में क्या है, आज की पीढ़ी कह लें या लोगों की सोच को कह लें, मुझको जो लगता है कि एक उम्र आने पर सब बराबर हो गए, ऐसी सोच सबके अंदर डेवलप हो गई है। जबकि बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। अगर बड़े को बड़े की तरह नहीं देखेंगे, अपने ही चढ़, तो वो संभव नहीं है, संवाद मुश्किल है। जी मंजुला जी, हाँ,
मैं निकलना चाहूंगा, निकलने से पहले सिर्फ दो बातें कहूंगा। एक तो इस अध्यात्म की बात कर रहे थे हमारा अरोड़ा जी। अब जो अध्यात्म, तथा कथित अध्यात्म के क्षेत्र के जो लोग हैं, उनमें से एक, उसमें से जिसकी टीआरपी बहुत ज्यादा है, वो इसलिए चर्चा में कि उसने कोई अश्लील वक्तव्य दिया है। दुर्भाग्य ये कि हमारे ये तथाकथित अध्यात्म वाले, वो कथावाचक तथाकथित संत, ये क्या कर रहे हैं। हमारी सुहानी शाह विश्व की सर्वश्रेष्ठ जादूगर बनी है इटली में। वो माइंड रीडिंग करती है, आपको सोच लीजिए, वो कागज पे पहले से लिख लेती है। इसी बात का सहारा लेके एक ढोंगी जो है वो करोड़ों कमा रहा है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में क्या हो रहा है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। और आखिरी बात कि कहीं ना कहीं से हम लोग अगर पुस्तक संस्कृति को बढ़ा पाए तो शायद बहुत फर्क होगा। मैं अपना देखिए, महात्मा गांधी बने तो मैं उनका नाम ले सकता हूँ। 4 किताबें जिन्होंने उनको महात्मा गांधी बनाया। ये पढ़ा तो ये बने, ये पढ़ा तो उनके दिमाग में ये आया। मैं अपनी बात करूं, मैंने पढ़ी एक किताब खोई हुई खुशबू। उसने मुझे, मैं जीवन भर में 2 लाख वीडियो कोई फर्जी दे दे, मैं सांप्रदायिक नहीं हो पाऊंगा पूरे जीवन में, गारंटी मेरी। इसी तरह से एक कर्म पथ उपन्यास मैंने पढ़ा था, मैं जीवन भर प्रेम में वासना का घालमेल नहीं कर पाऊंगा कभी भी। तो पुस्तक संस्कृति से अगर हम लोग जुड़ जाएं, उसको फैलाएं और किताबों से जुड़े, अच्छे साहित्य से जुड़े, तब कुछ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी चर्चा जारी रखिए, मैं बाहर निकल बहुत रहा हूँ। बहुत बढ़िया समाधान, बहुत बढ़िया समाधान। पुस्तक संस्कृति, कागज की खुशबू लोग भूल गए हैं। पुस्तक संस्कृति का बढ़ावा देने की बात बिल्कुल सही है, होनी भी चाहिए। लोग कागज की खुशबू भूल गए हैं। लोग स्क्रीन की खुशबू से सूंघ रहे हैं, आंखों में जा रहा है, लेकिन कागज की खुशबू भूल गए हैं। हम तो कहेंगे सबसे कागज की खुशबू फिर से लें, घरों में किताब मंगाएं और किताबों को पढ़ें और समझें कि किताबों में क्या लिखा हुआ है ना। ऐसे नहीं होगा। खैर, सर ने अपनी बात कह दी, बहुत अच्छा। मैं कहूँ आज की सबसे विशेष उपलब्धि रही डॉक्टर नीरज शर्मा जी को सुनना। कितना धारा प्रवाह आप बोले हैं, कितना सटीक, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, पूरा विषय पर। मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी संप्रेषण क्षमता को, अद्भुत क्षमता को। मैं पहले ही प्रभावित था, लेकिन आज तो मैं अभिभूत भी हो गया। पहले प्रभावित था, आज मैं अभिभूत हूँ। कितना आपने सुंदर धारा प्रवाह और प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रखा है जी। इसमें कोई शक नहीं है। दीपक जी कह रहे हैं, एक उनके पॉइंट को लेना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं आज की युवा पीढ़ी बिना नैतिक शिक्षा के यहाँ तक आई है, तो सरकार ने नैतिक शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था से निकाल कर क्या सही किया? क्वेश्चन है इनका, क्वेश्चन आना चाहिए। सर बताइए, आप दोनों में से कोई भी। मैं नहीं, नैतिक शिक्षा से ज्यादा जरूरी है घर के संस्कार, घर के संस्कार। माँ पहली पाठशाला होती है। बहुत पहले एक व्यक्ति को, एक अपराधी को फांसी की सजा दी जा रही थी, तो उसने बोला था मुझे मत दो फांसी की सजा, मेरी माँ को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि उसने मुझे अपराध करने से बचपन में रोका नहीं, उसने मुझे संस्कार की शिक्षा नहीं दी। उस जज से कहा उस अपराधी ने कि मुझको फांसी देने से पहले मेरी माँ को फांसी दीजिए आप, क्योंकि उसने मुझे संस्कारित नहीं किया। वो मेरी पहली पाठशाला थी। सुल्ताना डाकू वाला मामला है ये। हाँ, वही डाकू को जब फांसी की सजा मिली तो उसने कहा मुझे नहीं, मुझे तो दीजिए, मेरी माँ को भी दीजिए, कि जब मैंने पहली चोरी की थी तो इसने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा, इसने मुझे वहीं क्यों नहीं रोका। तो घर से ही होती है शिक्षा, अगर घर से नहीं मिलती है तो कुछ नहीं हो सकता। और घर से ही वो किताबें पढ़ने के संस्कार बचपन से आ सकते हैं। और जब हम किताब पढ़ते हैं ना, तो कोई एक ना एक तो पॉइंट ऐसा होता ही है जो ट्रिगर करता है और जो आपकी लाइफ भी बदल देता है। कितनी किताबें ऐसी हैं कि एक बंदा आत्महत्या करने जा रहा है, उसको वो कहीं वो किताब पढ़ने को मिल गई, उसके बाद उसके विचार बिल्कुल ही चेंज हो गए, बदल गए। तो और ये कौन करेगा? घर में माँ बाप ही तो करेंगे ना। बचपन से आप बड़े होके आप किताबें पढ़ने की कोशिश करो, कुछ नहीं होगा। बचपन से ही आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नैतिक शिक्षा कहीं भी दो, स्कूल में दो, कहीं भी दो, लेकिन सबसे पहला जो शिक्षक है वो परिवार है, वो माँ बाप है। और कोई भी सुधार लाने के लिए पूरी पीढ़ी लगती है। अब आप जो ये पीढ़ी बड़ी हो चुकी है, आप उसको नहीं सुधार सकते, लेकिन अब जो अगली आएगी ना, आप उसको कोशिश कर सकते हैं परिवर्तन समाज में लाने की, सुधार करने की। तो पूरी पीढ़ी लगती है कोई भी सुधार लाने के लिए। हमारे कहने से, बातों से या एकदम से तत्काल प्रभाव से कुछ हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता।
ये चीज बहुत जरूरी है, परिवार ही मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो बेसिक गलती वहीं से होती है, बेसिक गलती वही है। मतलब दोषी परिवार ही है और माँ बाप ही दोषी है, हम ही दोषी हैं, जी हम ही इसमें दोषी कोई हैं। शक नहीं है। अब वही है ना बात कि अब धीरे धीरे होगा, सब समझ में आएगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा हमने क्या खो दिया है, और जब खो दिया है तो फिर वो समेटने की कोशिश करेंगे और खुद ही होगा अगर धीरे धीरे। पौधा रोपण ही गलत हुआ है, पौधा रोपण ही गलत हुआ है, तो कैसे वृक्ष बनेगा, कैसे उद्यान बनेगा, कैसे तो ये जो बीच का पौधा समय रोपण ही है ना, गलत हो गया है। जो इधर 10-15 साल बीच का समय है ना, आधुनिक परिवर्तन का जो समय रहा है ना, उसी आधुनिक परिवर्तन में सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो गया है और उसका परिणाम देखने बस को वही मिल उसका, रहा है। अब ये परिणाम देखने को जो बिल्कुल मिल रहा है ना, इस परिणाम का जो दिखाई पड़ेगा, बुरी दशा दिखाई पड़ेगी, जो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहा है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि हमको अब अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे करना है। ये बीच का हिस्सा जो है ना 10-15 सालों वाला, आधुनिक बनने के चक्कर में विदेश भेजना और इसके चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हुआ है और हमें ज्यादा वो कमाना है, देख ज्यादा देख के पैसा। आप हाँ देखिए ये सब देख देख के आजकल जी जी कैरियर के चक्कर में उम्र बढ़ा लेते हैं, उसके बाद शादी होनी मुश्किल होती है, डर के मारे शादी नहीं करना चाहते। अभी एक बच्चे से मेरी एक बार बात हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, मैंने कहा बेटा अब तो कोर्स वोर्स हो गया है, अब शादी वादी का भी सोचो, कमाने लग गए हो। नहीं नहीं शादी नहीं करनी है। मैंने कहा क्यों? कि लड़कियां एल्यूमनी बहुत मांगती है। मतलब ये एक ऐसा घुस गया है दिमाग में कि आजकल माहौल कैसा हो गया है, डरने लग गए हैं, डरने लगे। मैं लड़कियों की अकेली की बात नहीं कर रही हूँ, लड़के भी नहीं करना चाहते, लड़कियां अपने कैरियर के चक्कर में नहीं करना चाहती कि हमें कुछ बनना है, हम भी कमाएं। तो वो भी एक जो हमारी वो शिक्षा का भी जो है, ये अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन उस शिक्षा का हमें कहाँ कैसे प्रयोग अपने परिवार की समृद्धि के लिए करना है वो भी आना चाहिए। खाली शिक्षा पैसे कमाने तक ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी परिवार को काफी एज हो जा रही है, पैसे छोड़ कमाते के जा रहे हैं, पैसे बचाव की कमाते जा रहे भी हैं। होनी चाहिए। जी, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना, उन्हें पता ही नहीं। समस्या यहाँ पर ये है। खैर, समृद्ध चर्चा रही, अब काफी चर्चा हो चुकी है। इस बदलाव की शुरुआत परिवार के साथ स्कूलों से भी होनी चाहिए। स्कूल में भी आधुनिकता प्रवेश कर गया, कोई कुछ कह नहीं सकता है। अभी तो मैंने भी देखा, एक दिखाई पड़ा था मुझे यूट्यूब ही था शायद, फेसबुक पर, कि एक होटल है सोनीपत में, वहां पर एक लेडी साड़ी पहनकर, कल की बात है, साड़ी पहनकर गई तो उसे कहा गया कि यहाँ पे शॉर्ट कपड़े अलाउड है, साड़ी नहीं अलाउड। वो लाइव कर रहे थे वो सज्जन, जिनके हस्बैंड, उनके हस्बैंड थे। कहते कहाँ की संस्कृति है, सोनीपत हरियाणा ऐसी जगह पर कहीं भी भारत की किसी भी जगह पर साड़ी अलाउड नहीं है और ये अलाउड है, तो ये अभी इसको बंद किया जाएगा, इसको सील किया जाएगा इस होटल को। कल की बात है ये। इस तरह की चीजें हो रही हैं, कमाने के ज्यादा आर्थिक आधार मजबूत करने के चक्कर में पैसा कहाँ खर्च करना ये भी नहीं पता। खैर, काफी चर्चा हो चुकी है और काफी अच्छा रहा। 17 लोग करीब जुड़े हुए हैं, 14 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, काफी लोग शुरू से जुड़े हुए हैं। तो खैर, अब आगे चर्चा को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, काफी कुछ बातें हो चुकी हैं। समझ में आ गया है कि स्वार्थ और आर्थिक स्थिति और आर्थिक मनुष्य बन गया है पूरी तरह से, अर्थ पर आधारित मनुष्य बन गया है पूरी तरह से। प्रणव भारती दीदी आ गई हैं, आज लड़के अधिक घबरा रहे हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं, लड़के घबरा रहे हैं। और जिंदगी में जब लड़कों ने गड़बड़ किया है तो लड़कियां नहीं घबराई, और आज लड़कियों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तो लड़के घबराने लगे। पैरा कभी ना कभी तो हमारा कमजोर होगा ना भाई, कभी कभी किसी का पैरा भारी तो कभी किसी का पैरा भारी। वह लड़कियां जागरूक हो गई हैं, उनको लग रहा है कि हमारा नुकसान हुआ, हनन हुआ है, तो ठीक है, कुछ हम भी कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो रहा है, इस परिवर्तन का दौर है। सर ने कहा परिवर्तन का दौर है, सचमुच परिवर्तन का दौर हमेशा से रहा है, कोई नया दौर ये नहीं है। हर युग में एक परिवर्तन, युग बदलता है, युग बदलता है। फर्क कितना है कि इन 10-15 सालों में युग बहुत तेजी से बदला, उस पर हम चर्चा करते हैं। युग तो बदलेगा ही, और ये युग भी बदलेगा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम सुधार कर नहीं सकते, हम बात कर सकते हैं, चिंता कर सकते हैं, ये बातें दूर दूर तक जाएंगी। और हम नहीं कहते कि हम करने से कुछ होने वाला है। हाँ, मन भर जाएगा लोगों का आधुनिकता से, मन भर जाएगा पैसे कमाने से, मन भर जाएगा तलाक से, मन भर जाएगा विच्छेद से, मन भर जाएगा प्रेम के खोखलेपन से। तो उस खोखलेपन में जब आ जाएंगे सब लोग, तो धीरे धीरे अगली पीढ़ी या उससे भी अगली पीढ़ी इन चीजों की भरपाई करेगी, ये दिखेगा हम लोगों को। इसी के साथ में एक आशा के साथ, उम्मीद के साथ आप लोगों की उपस्थिति को धन्यवाद करते हुए, और उस पार जितने लोग जुड़े हुए हैं
निरुपमा जी भी आ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सब जुड़े रहे, 15 से 17 लोग लगातार जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना श्रोता के वक्ता का कोई कदर नहीं, कोई औचित्य नहीं है। श्रोता हैं, सुन रहे हैं तो हम हैं, आपसे हम हैं, हमसे आप हैं। तो आप ऐसे आते रहें, हमारी इस चर्चा को समृद्ध करते रहें, अपने विचार देते रहें। भूपेंद्र जी जरूर आइए, आप अगली बार भी आइए। आपके विचारों से हमें कम से कम अन्य इस पीढ़ी के बारे में जानने को मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट, शुभ खैर, शुभ रात्रि। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जब चर्चा होती है ना तो परिवर्तन की शुरुआत भी होती है, जब चर्चा होती है तो परिवर्तन की शुरुआत भी होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।